हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज हम लोग व्यापम में जो प्रीवियस ईयर मैथ्स का पेपर है उसको देखेंगे कि व्यापम सीजीपीएससी किस ढंग से मैथ्स के पेपर सेट करता है या किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर है ये व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा है, इसका ही पेपर है। मतलब ये जे स्टम्प परीक्षा जो 2021-22 में हुआ था, ये उसी का पेपर है। और अभी एसआई का मैथ्स होने वाला है, एसआई एग्जाम में मैथ्स का एक सेक्शन रहेगा। सिमिलरली प्यून एग्जाम है, उसमें भी मैथ्स का एक सेक्शन है। तो आपको ये सेशन अटेंड करना चाहिए और देखिए किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि a अनुपात b प्लस c इज गिवन 1/2 या 1:2 बोलते हैं हम लोग इसको, 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1:2 लिख लो। ठीक, इसको थोड़ा इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा पीछे जाके समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, अगर a अनुपात b लिखा है, इसी को हम लोग क्या लिख बोलते हैं, a/b। ये आई थिंक आपको पता होगा। तो वापस क्वेश्चन में है, a अनुपात b धन c को हम किस तरह से लिख सकते हैं, a/b धन c, और ये बराबर हो जाएगा 1:2 को भी लिख सकते हैं 1/2। ठीक, यार समझ में आया। अब इसी प्रकार ये जो गिवन है इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया है, c अनुपात a धन b, ये बराबर है 3:4 के। तो इसको हम लिखेंगे c बटा a धन b बराबर 3/4। ठीक, इस तरह से लिख लिए। अब क्या करें, इसको इस तरह से गुणा कर दो, तिर्यक गुणा जिसको बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये कर दो। तो 2 का गुणा a से होगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या इसको तिर्यक गुणा बोलते हैं। तो 2 का गुणा a से, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 1 का गुणा ये b धन c से, तो 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, सिमिलरली इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 4c। अब 3 का गुणा करोगे आप a धन b से, तो क्या हो जाएगा 3a धन 3b, इस तरह से। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है उसको देखना है, हमको b अनुपात a फाइंड करना है। इसको दिमाग में रखे रहो, b अनुपात a हमको निकालना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब जब b और a ही निकालना है, मतलब c का कोई रोल नहीं है, तो आप लोग c को एलिमिनेट कर दो, c को विलोपित कर दो। तो यहां से c का मान निकालते हैं यहां से। तो b को पक्षांतर करो, तो 2a माइनस b बराबर c। ठीक, इस c का मान को यहाँ पुटअप करना है, तो 4 c के मान को पुटअप करो, तो 2a माइनस b यहां पर आया बराबर 3a प्लस 3b। देखिए ये क्वेश्चन लग रहा है आपको कि बहुत टाइम ले रहा है। अगर मैं इसको एग्जाम में करता ना, तो मैं मुश्किल से 20 सेकंड लेता, मुश्किल से 20 सेकंड। मतलब आपको ट्रेंड होना पड़ेगा मैथ्स में। जैसे आप ट्रेंड हो जाओगे, अब इतनी प्रैक्टिस करो कि मैथ्स के क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर में हो जाए। और व्यापम का पेपर तो 3 घंटे का होता है ना, व्यापम कभी कभी 2 घंटे का होता है। जनरली जनरली व्यापम का परीक्षा 2 घंटे का होता है। ठीक, तो आपको सफिशिएंट समय मिलेगा मैथ्स के लिए। फिर भी प्रयास करिए, एक क्वेश्चन 1 मिनट से पहले, मतलब 40 सेकंड 30 सेकंड में निपटा दो। कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड में भी बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन 2 मिनट में भी नहीं बनते। ठीक, तो आप एवरेज मान के चलो 40 से 50 सेकंड में एक क्वेश्चन कर ही लेना है मैथ्स के। ठीक, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, बाकी जीएस के पेपर हो सकता है जो इजी रहे वो 5 सेकंड 6 सेकंड में भी हो जाए। चलिए वापस आते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या किए, इस c के मान को यहाँ पर रिप्लेस कर दिए। अब इसको गुणा कर देता हूं, तो ये 4 दूनी 8 ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -4b बराबर ये 3a प्लस 3b। अब हम लोग क्या करते हैं, a वाले को a के पास ले आते हैं, ये 3 को इधर पक्षांतर करके ले आओ, तो ये 8a माइनस 3a। उसी प्रकार ये ऋण 4b ट्रांसपोज करोगे, पक्षांतर करोगे, तो उधर जाके धन हो जाएगा। इतना मैथ्स आपको आना चाहिए। ठीक, 4b। अब सॉल्व कर लो, 8 में 3 गया तो बचा 5a बराबर, और 4 और 3 क्या हो गया 7b। मतलब इतना समझ में आ गया कि ये 5 और 7 में से कोई आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर ये नहीं होता 5 और 7 का केवल एक ऑप्शन होता तो आप टिक मार देते यहीं से। ठीक है, लेकिन दोनों ऑप्शन है, सी में भी है और डी में भी है, तो आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। आपको निकालना है b अनुपात a, b अनुपात a निकालना है। ठीक, तो क्या करो, इस 7 को इधर भेजो और a को इधर भेजो, तो 7 इधर आके क्या हो जाएगा 5/7 बराबर b/a।
तो b बटे a को हम लोग क्या बोलते हैं, b अनुपात a, और b अनुपात a कितना आ रहा है 5/7, मतलब 5:7। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देख लो, जहां पर समझ में नहीं आया कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको भी ले लूंगा। ठीक है, तो याद रखिए मैथ्स की प्रैक्टिस जम के करिए। अगर आपको एसआई बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, तो मैथ्स का तो एक पेपर ही होने वाला है, तो जबरदस्त तरीके से मैथ्स को पढ़िए। प्यून के एग्जाम में भी मैथ्स पूछा जाएगा, तो प्यून के लिए भी करिए। रिवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए भी मैथ्स पूछेगा, बिना मैथ्स के तो रिवेन्यू इंस्पेक्टर बन ही नहीं सकते आप, तो इसको भी करिए। हॉस्टल वार्डन आने वाला है, हॉस्टल वार्डन में मैथ्स का खंड है, तो मैथ्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए तथा बी के खर्च का अनुपात 3:2 है। ए और बी के एक्सपेंडिचर खर्च का अनुपात 3:A है। तो कितना अनुपात यहां लिख लेते हैं, 3:2। अब आप क्या करो, आप जब भी अनुपात में गिवन होता है तो हम इसको सपोज कर लेते हैं। तो माना, देखो ये सब लिखना नहीं होता एग्जाम में, यहां मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके सिखा रहा हूं। एग्जाम में तो डायरेक्ट करना है। सो माना ए कितना खर्च करता है, 3 पोर्शन करता है, तो आप लिखो ए का खर्च कितना है, 3x है। बी करता है 2, तो बी का खर्च है 2x। ठीक, अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 3,000 रुपए को उनके मध्य बराबर वितरित किया जाता है। तो 3,000 रुपए को ए को कितना मिलेगा, तो ए को मिलेगा 1500, और बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा 1500, क्योंकि 3,000 रुपए को बराबर बराबर वितरित किया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों आधा आधा पाएंगे, 3,000 का आधा 1500 होता है, तो ए को मिला 1500, बी को मिला 1500। ठीक, अब देखिए क्या बोला है, यदि ए 600 रुपए की बचत करता है, तो ए के पास कितना है 1500 रुपए। इस 1500 में कितना खर्च कर दे रहा है, 300 रुपए खर्च कर दे रहा है। ठीक है, ये खर्च है, खर्च कितना कर रहा है 300, तो ये उसकी इनकम में 300 खर्च घटा दो तो सेविंग आ जाता है। तो कितना आ गया सेविंग, 600। अब इस 600 को इधर पक्षांतर करके लाओ और इसको उधर पक्षांतर करके ले जाओ। तो 600 धन है, धन 600 इधर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा -600 हो जाएगा। तो 1500 में आपको 600 घटा देना है, और ये धन -3x उधर जाके क्या हो जाएगा, धन 3x। ठीक है, +3x। अब 15 में 6 घटा दो तो आ जाएगा 900। 900 बराबर 3x, 3 एकम और 3 तिया 9। सो x का मान हो गया 300। ठीक, अब x का मान 300 है, तो b का आपको निकालना है, b कितना बचत करता है। ठीक है, तो आप इसको 300 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो 2 गुणा 300, तो 600 उसका खर्च है। 1500 में वो 600 खर्च कर देता है, तो कितना सेव करेगा, 900 रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा 900 रुपीज। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा, सिंपल सा चीज है, इस चीज को याद रखना। इनकम, जो भी उसका इनकम हुआ माइनस जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, इसको अगर इनकम में खर्च घटा दोगे तो कितना आंसर आता है, सेविंग होता है। ठीक, इस चीज को याद रख लेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, और ये व्यापम का में पूछा गया प्रश्न है। यदि एक जनसंख्या को 300 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 130% हो जाता है। ठीक है, इसको देखिए। अब मान लो एक संख्या है, कोई भी एक संख्या है, उस संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। मान लो वो संख्या x है। अब इस संख्या को 300 बढ़ाया जाता है। क्या बोला जा रहा है, संख्या को 300 बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलो संख्या में 300 बढ़ा दो, तो फिर वो क्या बोल रहा है, तो वह स्वयं का 130% हो जाता है। स्वयं का 130%, स्वयं का 130%। ठीक है, 130% किसका हो जाता है, स्वयं का, x का 30, x का लिख लो ऐसे, x का 130%, यहां लिख दे रहा हूं, x का 130%। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। किसी का 300 130% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ना, x का 10% का मतलब क्या होगा, x गुणा 10/100। अगर x का 50% बोलूं तो x गुणा 50/100। ये तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज का। चलिए अब देखते हैं आगे। ये एक जीरो कट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर, x 13x
बटे 10 ये बचा। इधर क्या है x धन 300, ये x को उधर पक्षांतर कर दो तो यहाँ पर बचेगा 300। इधर क्या है 13x बटे 10 और ये माइनस x। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम निकालना है। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालना है आपको, एलसीएम। एलसीएम निकालो या क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 13x माइनस 10x बटे 10 बराबर 300 रुपये। ठीक है, अब 13 में 10 घटा दो, 13 में 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 13 में 10 घटाओगे तो आएगा 3x। ठीक है, 3x आ गया और बटे में क्या है 10 है, 3x बटे में 10। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 गुणा में चले जाएगा और 3 भागित में आ जाएगा। तो 300 गुणा 10 बटे 3 बराबर x। 3 एकम ये हो गया 100, 100 गुणा 10 हो जाएगा 1000। तो इसका आंसर हो गया 1000, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो इसका आंसर हो गया। बहुत सरल क्वेश्चन है, ध्यान से देखते चलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा ना तो जरूर इसको लाइक कर देना। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है माई सीजी एग्जाम, ये इसको आप जरूर फॉलो कर लेना या ज्वाइन कर लेना इस ग्रुप को। ठीक, आगे देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 999 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 99। ये क्वेश्चन है। तो कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें हम लोग विभाजिता का नियम, ठीक है, रूल फॉर डिविजिबिलिटी, इसको करे हैं कि कौन सा संख्या 2 से विभाजित होता है, कौन सा संख्या 3 से विभाजित होता है, कौन सा संख्या 4 से। इस पे हमने एक वीडियो किया है, तो वो देख लेना। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये देखो 99 का मतलब क्या होता है, 9 और 11। ठीक है, 9 11 सा 99 होता है। ठीक, सो ये हो जाएगा। तो आपको अब चेक कर लेना है इनमें से कौन सा संख्या है वो 9 से विभाजित है और 11 से, दोनों ही होना चाहिए। 9 और 11 से एक साथ विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो 9 का रूल क्या था, 9 का रूल ये बोला था मैंने, कल उस पढ़ाया था। 9 से विभाजिता का नियम क्या था कि आपको डिजिट सम निकालना है, जितने भी डिजिट दिया है उनको जोड़ना है और जोड़ने के बाद देखना है कि क्या वो 9 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो वीडियो जरूर देख लो। ठीक, तो चलिए मैं इसको करके बताता हूँ। देखिए इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं। प्रश्न जो है आपके परीक्षा में, चाहे वो व्यापम का हो, चाहे वो पीसीएस या सीजीपीएससी का हो या सब इंस्पेक्टर, ये जितने भी प्रश्न बनेंगे ना इसी तरह के बनेंगे। तो आपको इसी पैटर्न में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पैटर्न जनरली कांस्टेंट होता है, पैटर्न चेंज नहीं होता। क्वेश्चन हार्ड हो सकता है, ठीक है, एसएससी का पैटर्न अलग है, सीजीएल जो होता है ना एसएससी सीजीएल, उसका पैटर्न अलग है, बैंक का पैटर्न टोटली डिफरेंट है। ठीक, आपने अभी आरआरबी एनटीपीसी देखे आए होंगे, उसमें जो क्वेश्चन है वो एक का पैटर्न एकदम अलग है और व्यापम का पैटर्न एकदम अलग है। सो आप लोग को इस पैटर्न में प्रैक्टिस करनी है। ठीक, इस पैटर्न में। चलिए मैं आपको सीधे चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन ए को देखते हैं। तो 9 का रूल क्या था कि वो डिजिट का सम निकालो और वो 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो उसको जोड़ते हैं अपन। ठीक है, यहाँ जोड़ता हूँ, 4 और 6 10 हो गया, 10 और 8 18 और ये 9 27। तो ये 9 से डेफिनेटली भाग हो रहा है। ठीक, 9 से भाग हो रहा है, तो ये 9 से भाग हो रहा है। मैं यहाँ 9 साइड में लिख देता हूँ। क्या ये 9 से भाग हो रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। 5 4 9, 4 3 7 और 1 8 और 1 9, ये भी 9 से डिविजिबल हो रहा है। इसको चेक कर ले, 5 5 10, 11 और 1 12 और 12 तो 9 के पहाड़े में नहीं आता क्योंकि 9 आपको एलिमिनेट कर देना, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन सी तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक, इसको चेक करें, 6 4 10, 10 और 7 3 10 20 हो गया, 20 और 21 22 23 24, ये भी 9 के पहाड़े में नहीं आता। तो ये भी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार ठीक ढंग से इसको समझा दूं कि ये सी क्यों नहीं हो सकता। इसको जोड़ के देखो आप लोग कि 5 5 10 और 10 और 1 11 और 1 12 और 9 9 18, 18 और 12 कितना आया था, 5 5 10 और 2 12। इसको जोड़ के देख लो, 8 2 10 और 3 30। 30 है जो है ये 9 के पहाड़े में नहीं आता। ठीक, तो ऑप्शन से ही नहीं हो सकता। सिमिलरली इसको भी मैंने ऐड करके देखा तो ये भी 9 के पहाड़े में नहीं आ रहा था। 6 4 10 हो रहा है, 7 और 3 10, 10 10 20 हो गया और 3 और 1 4, तो 24 आ रहा है ना। 24 भी 9 के पहाड़े में नहीं आता। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी
9 से विभाजित नहीं है तो ऑब्वियसली 99 से भी विभाजित नहीं होगा। अब आपको जाना है ऑप्शन ए और बी में ही चेक करना है। ऑप्शन ए और बी 9 से देख लिया, दोनों ही संख्या 9 से विभाजित है, ठीक, दोनों ही संख्या 9 से विभाजित है। अब आपको 11 से चेक करना है। तो 11 का रूल क्या बोलता है कि आपको इवन और ऑड प्लेसेस के संख्या को जोड़ना है और उनका डिफरेंस निकालना है। देखो मैं करके दिखा रहा हूं। पहले हम पकड़ते हैं ये वाला 40, 60, 89, 40, 60 और 89, ठीक है, इनको जोड़ो। 9 और 0 9, 9 0 9 हुआ, ठीक। अब इसको जोड़ो 8 और 6, 8 2 10 4 14, 14 और 4 18, इसको माइनस कर लो तो आंसर या तो आना चाहिए 0 या तो 11 के पहाड़ा से में कटना चाहिए, ठीक। तो 9 में 18 माइनस कर लो तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। मॉड लगा है तो आपको हमेशा प्लस लेना है, तो 9 आ रहा है। 9 ही, ये ना ही 0 है और ना ही 11 के पहाड़े में आ रहा है, तो ये संख्या भी क्या है, 11 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो 11 से विभाजित नहीं हो रहा है तो 99 से भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। यही वो संख्या है जो 9 से भी विभाजित होगा और 11 से भी होगा। अब चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, तो सीधा आपको लगाना है ऑप्शन बी करेक्ट। अब चेक करने नहीं बैठना है कि क्या ये संख्या ऑप्शन बी वाला जो है वो संख्या 11 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, आपको नहीं चेक करना है। क्यों नहीं चेक करना है, क्योंकि जब 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा तो आंसर होगा ही ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 25-15 के निकटतम वह प्राकृत संख्या क्या है जो 65 से पूर्णतः विभाजित होता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ नेचुरल नंबर विच इज नियरेस्ट टू 2515 विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 65, ठीक, ये क्वेश्चन है। अब ऑप्शन देखिए, 65 को सिमिलरली आपको फैक्टराइज कर लेना है तो 13 पंचे 65 होता है, ठीक है। तो जो संख्या ये इन जो विभाजित हो रहा होगा ना, वो क्या हो रहा होगा, 13 से भी विभाजित हो रहा होगा और 5 से भी विभाजित हो रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सारे के सारे संख्या 5 से विभाजित हो रहे हैं, सारे के सारे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 है, 0 है और 0 है, तो सारे के सारे संख्या जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है। तो हम लोग को केवल 13 से देखना है क्योंकि सारे के सारे नंबर 5 से डिविजिबल है। चलिए 13 से चेक करते हैं। मैं पहले नंबर को डिवाइड करता हूं, 25, 25, 35, इसको 13 से भाग कर लेते हैं। तो 13 एकम 13, ठीक, माइनस करो तो 5 में 3 गया 2, 12, ये 3 नीचे आया, ठीक है, 123। 13 निया होता है 117, माइनस करो 17 में 3 और 6 आया, ये 5 उतार दो, 65, 13 पंचे क्या हो रहा है, 65 हो रहा है। तो ये तो 13 से विभाजित हो रहा है, लेकिन क्या ये संख्या 25-15 के निकट है, ये भी चेक करना है। तो ये तो ज्यादा हो जा रहा है तो ऑप्शन भी नहीं लेना है, क्योंकि देखिए जब, देखिए समझना, कॉन्सेप्ट समझना, 25-15 के निकट होना चाहिए, तो ये 25-35 तो ज्यादा निकट है ना। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में क्या लिखे, 85 है, 2585, 2585 दूर है एज कंपेयर 25-35, तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। 2600 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो भी ज्यादा है, 25-15-35 से ज्यादा है। अब आपको ये 25-10 देख लेना है, क्या 25-10 जो है 13 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, विभाजित करके देखो। 13 एकम 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 आ रहा है। अब ये 1 नीचे उतरेगा, ठीक है। तो 13 निया फिर से 117, इसको घटाओ, 17 और 3 20 और 1 21, तो 4 हो रहा है, नीचे 0 आ रहा है, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ध्यान से समझना मित्रों, मैं एक बार फिर से समझा दूं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 25-15 के निकट होना है, तो यही तो वो संख्या है ना जो इसके बहुत पास में है। अब 25-35 के बाद में आएगा 25-85, तो ये आपको लेना ही नहीं है क्योंकि ये ही निकट में है, और ये संख्या 13 से भाग हो रहा है और 5 दोनों से भाग हो रहा है, मतलब 65 से विभाजित है, ठीक है। मतलब ये संख्या जो है 65 से विभाजित है। सिमिलरली 2600 तो और बड़ा हो जा रहा है, तो लेना नहीं है आपको, वो भले 13 से और 5 दोनों से विभाजित है, मतलब 65 से विभाजित है, और ये संख्या तो हो नहीं रहा विभाजित, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देखो मैथ्स का जो पेपर है ना, वो आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि
कम से कम समय ले, मतलब आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, और आप स्मार्ट वर्क तभी कर पाओगे जब आप इनिशियली हार्ड वर्क किए हो। बिना हार्ड वर्क के आप स्मार्ट वर्क तो कर ही नहीं सकते। तो इनिशियली डू हार्ड वर्क एंड देन स्मार्ट वर्क। चलिए अगला प्रश्न है, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या कौन सा है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा जा रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। इस पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप लोग देख लेना, जो डाउट होगा किसी को परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है वो देख लेना। चलिए परफेक्ट स्क्वायर 5 अंकों वाली ना, तो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी परफेक्ट संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है 9 9 9 9 9 5 बार। अब इसको क्या करो आप लोग, इसका अपने को निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से अंडर रूट। याद करो मैं सिखाया हूं ये चीज मैं सिखा दिया हूं कि कैसे आप संख्या का अंडर रूट या वर्गमूल निकालते हैं। ये मैं अभी 3-4 दिन पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें देख लेना, यहाँ पर आप लोग देखना, सर्च करना, मिल जाएगा आप लोग को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको इस तरह से पेयरिंग करते हैं, 2-2 का पेयरिंग करते हैं, याद होगा ये इसका पेयरिंग हो गया। ठीक, पेयरिंग कर लिया। पेयरिंग करने के बाद आपको एक नंबर सोचना है, मतलब ये 9 है ना, ये क्या है 9, तो 9 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर सोचना है, 9 से जस्ट पहले या 9 तक परफेक्ट स्क्वायर आपको सोचना है। तो वो 3 है, 3 तिया 9। ठीक, 3 तिया 9, ये माइनस करोगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब ये सेट जो है नीचे उतरेगा, एक सेट नीचे उतरता है, 99 का जो सेट है ना, ये पेयर, ये नीचे उतरेगा। ठीक, अब इसको जोड़ भी लेना है, 3 और 3 को जोड़ लेना है, तो कितना आ गया 6। अब आपको एक नंबर सोचना है और उसी से उसको मल्टीप्लाई करना है कि 99 तक हम लोग पहुंच जाए। तो 6 के पास एक नंबर मैंने सोचा 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 4 और 6 दूनी 12, 124 हो जा रहा है, मतलब एक बार में जाएगा 61। ठीक, अब इसी नंबर से आपको ऐड भी करना है, 1 1 2 हो गया और 6, इस तरह से करना है। अब इसको माइनस करो, 9 में 1 गया 8, 9 में 6 गया 3। अब ये पेयर, ये जो पेयर है ना 99, ये नीचे उतरेगा। ठीक है, देखो समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग क्या करना, मेरे 2-3 वीडियोस बैक जाके देखना, उसमें मैं परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व करना सिखाया हूँ, कैसे आप सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ पर फिर से एक नंबर सोचना है और उसी से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3899 तक पहुंच जाओ। तो 62 के बगल में नंबर सोचता हूँ 6, और उसी से उसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 छक्का 36, 6 विद कैरी 3, 6 2 12, 12 और 3 15, 5 विद कैरी 1, 6 6 36 एंड 1 37। तो 3756 आ रहा है, जो कि नियर है इसके। एक और बढ़ा के देख सकते हो आप चाहो तो, चलो कर लेते हैं। 7 7 49 विद कैरी 4, 7 2 14, 14 plus 4 18, 8 carry 1, 6 7 42, 42 और 1 43, ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 7 बार में ज्यादा हो जा रहा है, तो क्या आंसर लेना है आपको, 6 वाला लेना है। ठीक है, 6 वाला लेना है, ये वाला 37। तो कितना आ रहा है, 3756, कितने बार में आया, 6 बार में आया, तो यहाँ भी 6 लेना है। ठीक है, अब ये जो रिमाइंडर आ रहा है ना, 9 में 6 गया 3, 9 में 5 गया 4, 8 में 7 गया 143, जो रिमाइंडर आ रहा है ना, इस रिमाइंडर को आपको ये संख्या से माइनस कर देना है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको माइनस कर दो, 143 को माइनस करो, 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया 5, और 9 में 1 गया 8, तो 8 5 6 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 99856, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर कितना आएगा, यही आएगा 316। ठीक है, 316 का परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर है। आई थिंक समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो 2-3 वीडियो बैक जाके देखना, मैंने स्क्वायर रूट निकालना सॉल्व करना सिखाया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एस तथा टी का एलसीएम 70 गिवन है। ठीक है, एस और टी का एलसीएम गिवन है 70, और एस और टी का एचसीएफ गिवन है 5। ठीक, आपको एस और टी का सम 45 है। ठीक, तब संख्या है एस और टी क्या है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, और ये व्यापम का प्रश्न है ना, पेपर ये बता रहा हूँ, जिस सम परीक्षक जो अभी रिसेंटली हुआ था 21 में या 22 में हुआ, आई थिंक 22 में हुआ है। ठीक है, अभी इसी साल हुआ है, जे सम परीक्षक, उसका पेपर उठा के देख लेना, मैं डिट्टो ही वहीं से उठाया हूँ और उसी ट्रेंड में चल रहा हूँ, जो ट्रेंड व्यापम पीएससी फॉलो करता है मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। ठीक,
देख, उठा लो पेपर और देख लो, इतना आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपको पेन कॉपी यूज नहीं करना यार, कुछ नहीं करना, सीधे आंसर आ रहा है। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, पेन कॉपी यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो एचसीएफ क्या होता है, वो छोटा संख्या होता है जो अपने संख्या को डिवाइड करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा। मतलब आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में दिया है कि एचसीएफ 5 है और आपको संख्या निकालना है, तो वो संख्या को डिवाइड करेगा। क्या 17 5 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ठीक, अब देखो, क्या 5 से आप 35 को भाग कर सकते हो? कर सकते हो, 10 को भी कर सकते हो, तो ऑप्शन बी आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी जाओ, क्या 5 से 25 भाग हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, क्योंकि 25 से आप भाग कर सकते हो ना 5 को। ये देखो 5 पंचे 25 कर सकते हो, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, तो 20 भी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी भी हो सकता है। क्या 5 से आप 14 को भाग कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो पहले हमने एलिमिनेट कर लिया कि ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी हो ही नहीं सकता। इन दोनों में से कोई एक अपना आंसर है। ठीक, क्या तक समझ में आ गया? अब फटक से निकाल लो कि कौन से दो संख्या है उसका एलसीएम 70 होगा। तो इसमें क्या क्या है, 7 और 5 आपको दिख रहा है मल्टीपल में, 10 में क्या दिख रहा है, 5 और 2 दिख रहा है। तो जो कॉमन है ले लो, 7 आ जाएगा, 5 एक बार आ जाएगा, 2 एक बार आ जाएगा, तो 7 पंचे 35 और दूनी 70। तो यही वो आंसर है जिसका आंसर आ रहा है 70 एलसीएम। इसका आंसर एलसीएम 70 नहीं आएगा, 5 और 4, 5 चौक 20, 25 चौक 100 उसका आंसर आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 70 नहीं आ रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमने एलिमिनेट कर लिया, ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड, विलोपित विधि। आप उस विलोपित विधि ये कहता है कि ऑप्शन ही छांट लो, ऑप्शन ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक, ऑप्शन छांट लो। तो हमने छांट लिया, ए तो हो ही नहीं सकता, हमने छांट लिया डी हो ही नहीं सकता। जिनको समझ में नहीं आया होगा ना, वो कमेंट करना कि नहीं समझ में आया। कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन, एस और टी वाला प्रश्न समझ में नहीं आया, मैं उसको अगले वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैथ सॉल्व करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। बिना स्मार्ट वर्क के आप 30-40 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर पूरा जो क्लासिकल मेथड होता है, लॉन्ग मेथड होता है, उससे जाके करोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। देखिए यहाँ पर गिवन है इंफॉर्मेशन में, एक और दिया है कि एस और टी का सम 45, इसका हमने यूज ही नहीं किया, इसको बिना यूज किए हमने सॉल्व किया है। ठीक, तो मैं बार बार बोलूंगा, स्मार्ट वर्क करिए, प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए। बुक उठाइए, आर एस अग्रवाल की बुक है, एस डी यादव की बुक है, और भी जो भी कोचिंग की बुक होगी उठा लेना और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक, चलिए, तो मैंने बोला ए हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, इन दोनों में से आपको देखना है, तो इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम भी निकालना के लिए आपको पेन और कॉपी यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, एलसीएम निकालने के एक मैं मेथड सिखा दूंगा, शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा, बहुत आसान मेथड है, मैं सिखा दूंगा अभी। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, ये क्वेश्चन बोल रहा है P बराबर, ये क्या लिखा है, 1 लाख, 1 लाख का 0.02%, 1 लाख का 0.02%, ये P है। तो इसको निकालो, P बराबर 1 लाख, 1 लाख का कितना बोल रहा है, 0.02% है ना। परसेंटेज निकालने के 100 से डिवाइड करते हैं, सीख चुके हो, ये 2 जीरो कट हो गया। ठीक, अब क्या बच रहा है, ये देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, देखो क्या लिखा है, 0.02 लिखा है। मतलब ये जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2, 2 डिजिट है, समझ रहे हो आप। तो 2 डिजिट है और उसको वो गुणा किससे हो रहा है, 1000 से हो रहा है। कितने जीरो बचे, 1 2 3, 1000 से हो रहा है। तो ये 2 जीरो तो गायब हो जाएगा, जैसे ही इस डेसिमल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल हट जाएगा ना, ये कॉन्सेप्ट तो पता होगा। तो ये 2 हो जाएगा। अब बचा यहाँ 10, 2 गुणा 10 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 20। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया क्या, समझ में आ रही? नहीं, मोबाइल मत करो तुम बेटा, अंदर जाके खेलो, अंदर जाके खेलो, अंदर जाके खेलो अंदर। चलो देखो, लिंक टूट गया, बच्चे आ गए थे। मैं फिर से बता देता हूँ ये कैसे हुआ, एक बार फिर से देख लो। क्या हुआ, मैं ये सिखा रहा था, जैसे संख्या है, मान लो ये संख्या है 0.57, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा 57, क्योंकि डिजिट की ये जो डेसिमल है, दशमलव, दशमलव के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, तो 2 जीरो तो मिनिमम चाहिए इसको डेसिमल से हटाने के लिए। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया होगा उनका मैथ्स काफी वीक है, उन्हें मैथ्स पे बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। कमेंट करना, मैं सिखा दूंगा। मैथ्स की एक डिफरेंट क्लास का मैं सोचा था, लेकिन आप लोग का सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए वो क्लास नहीं हो पा रहा है। आप लोग सपोर्ट करिए मेरे को। सपोर्ट में कुछ नहीं करना है आपको, वीडियो देखना है, सीखना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स सब। ठीक, बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ।
सीखो। और जब तक आप लोग नहीं सीखोगे, वीडियो नहीं देखोगे, तो फिर पूरा मेहनत वेस्ट जाता है ना, यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटे बैठना वो वेस्ट होता है। चलिए फिर भी कोई नहीं, मैं इसको सिखा देता हूँ आगे। तो इसका आंसर कितना आ गया, पी का आंसर आ गया 20, पी कितना आ गया 20, पी किसके बराबर है 20 के। ठीक, अब क्यू निकाल लेते हैं, इसी प्रकार क्यू निकाल लेते हैं। क्यू निकालते हैं, क्यू कितना गिवन है, क्यू बराबर है 1000 का 2%। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 गुणा 2/100, तो ये जो जीरो कट हो गया, तो 10 दूनी 20। तो P is 20 as well as Q is 20, that means P and Q is equal। ठीक है, P and Q बराबर है, ऑप्शन C is करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को वैसे करने में 10 से 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मैं इससे पहले निपटा दूंगा इसको। ठीक है, कैसे निपटाऊंगा, ये 2 जीरो दिख रहा है यहाँ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिख रहा है ना, अब मुझे डेसिमल के बाद 2 है तो मैं 2 जीरो पहले काट दिया। अब 2 जीरो काट दिया, उसके बाद ये का है तो 100 से भाग होगा, तो 2 जीरो और काट देना है, मतलब 10 गुणा 2 20 आ रहा है। इसमें 1000 का 2% निकालना है, तो 100 से भी भाग करूंगा तो 2 जीरो फिर कट जाएगा, 10 दूनी 20, मतलब बराबर हो रहा है। मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक, मैं इवन पेन कॉपी भी यूज नहीं करूंगा। ठीक, तो आप लोग को भी मैं यही बोल रहा हूँ कि मैथ्स की प्रैक्टिस करिए, तो पेन कॉपी का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 5% चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक गणना पर इतना रुपए होने वाली मूलधन राशि क्या होगी। ठीक है, ये मतलब अमाउंट है, अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है मूलधन, धन, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट, अब अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। सो अमाउंट बराबर होता है मूलधन, धन, ब्याज। ठीक, क्या अमाउंट है, मिश्रधन, आई थिंक मिश्रधन होता है। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 की घात टाइम, ये होता है ना फॉर्मूला। तो समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, तो यहाँ टी की जगह हम लोग क्या पुटअप कर देंगे, 2, यहाँ पर टी की जगह पुटअप कर दो 2। ठीक, पी नहीं गिवन है, पी फाइंड करना है, अमाउंट गिवन है, दिस इज अमाउंट, अमाउंट इज गिवन, अमाउंट जो है या मिश्रधन जो है वो गिवन है, दिया हुआ है। तो अमाउंट की जगह लिखो 1 3 2 3 बराबर प्रिंसिपल आपको निकालना है, मतलब मूलधन आपको फाइंड करना है, 1 धन 5/100 की घात 2, ये 5 एकम 5 दूनी और सोनम। अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या दिख रहा है, 1 धन 1/20 की घात 2, यही तो है ना, यही तो दिख रहा है स्क्रीन में। आई थिंक थोड़ा क्लीन लिख दे रहा हूँ, ये 20 हो गया और इसकी घात 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो या एलसीएम निकाल के सॉल्व करो, तो 20 एकम 20 और 20 और 1 कितना हो जाता है 21, तो 20 धन 1 21/20 आंसर आने वाला है। ठीक है, अभी आंसर नहीं आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, इसको सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा 21/20, तो यहाँ छोटा सा लिख लेते हैं, तो ये हो गया 13, 23 बराबर क्या हो गया, P इंटू 21/20 की पूरी घात 2। अब पक्षांतर कर दो इधर, तो पक्षांतर करोगे तो 13 23 गुणा 20 गुणा 20 बटे आ जाएगा 21 गुणा 21। ठीक है, इतना ही करो, गुणा भी करने की जरूरत नहीं है। क्या ये नीचे का, ये ऊपर का तो जीरो है, वो नीचे से कट रहा है क्या, ध्यान से देखो, नीचे से कट रहा है क्या, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये नहीं कट रहा है, यहाँ जीरो, मतलब हर का और अंश का जीरो नहीं कट पा रहा है ना, तो आंसर में 2 जीरो होगा ही। तो ऑप्शन में देखो कौन से ऑप्शन में 2 जीरो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 ही जीरो है, यहाँ 1 ही जीरो, यहाँ 1 ही जीरो, यहाँ 2 जीरो दिख रहा है, तो आपको इस गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,